नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की नेता थे। मध्य प्रदेश में कई दफा मंत्री रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। उमा भारती, बाबूलाल गौर या फिर शिवराज जी के साथ मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी मिल गई पश्चिम बंगाल की। उसके बाद वापस मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। करीब 6.5 साल वहां बिता दिए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को यहां लाकर खड़ा कर दिया कि आज यदि ममता बनर्जी के सामने कोई गठबंधन या कोई दल दिखाई देता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कहां है वाम मोर्चा, कहां है कांग्रेस? लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद सरकार के नजदीक नहीं पहुंची, लेकिन मेहनत इसलिए की गई होगी। यदि हम आंकड़ों को समझें, देखें, 3 रहा करते थे और 3 से पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद लोकसभा में 18 सीटें मिली और ऐसा लगा कि शायद लोकसभा के हिसाब से 120-121 सीटें कम से कम विधानसभा में मिलेगी। लेकिन वो गढ़ जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी का कुछ रहा ही ना हो, एक ऐसा स्थान सूखे कुएं में पानी निकालने जैसा, उसके बाद यदि वो सक्षम दिखाई दिए वहां जो हुआ, तो क्या ये माना जाए कि कैलाश विजयवर्गीय एक बार और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे? क्योंकि वहां जो हो रहा है, वहां जिस तरह से हमले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, ममता बनर्जी जी की जोरदार वापसी हुई है, उसके बाद जैसा वहां का मिजाज है उसी हिसाब की खबरें आ रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और प्रभारी पश्चिम बंगाल के, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, वहीं रहूंगा और हम उतरेंगे। अब विपक्ष हमारा तैयार है और अब सरकार के सामने एक विपक्ष तैयार है, विपक्ष खड़ा होगा, लेकिन वो विपक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो इसे उपलब्धि नहीं माना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता से दूर हो गई बीजेपी, वहां तक पहुंच नहीं पाई, कई तरह के सवाल हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही मतदान के परिणाम आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी निभा रहे कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है, उनके बयान से समझिएगा कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। सुनिएगा कैलाश विजयवर्गीय। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं और ममता जी आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, तो उन्होंने कहा कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम काम करेंगे और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कहां हम आपका सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इससे आगे उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा आप सरकार में वापस आए तो यहाँ का जो मिजाज, यहाँ जिस तरह की चीजें दिखाई देती है उनसे बचिए और एक अच्छा सरकार होने का जो आपने दावा प्रस्तुत किया उसको बनाए रखिए। ऐसा मत करिए कि सरकार में वापस आ गए तो फिर से हमले हो। लेकिन वहां करीब करीब 7 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े समर्थक लोगों की हत्या हुई है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा वहां पहुंच रहे हैं और पूरे देश भर में तैयारी है कि जो वहां पर टीएमसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका विरोध किया जाए, यानी अगले चुनाव की तरफ बीजेपी बढ़ चली। और यही बीजेपी की खासियत है। तो कैलाश वर्गीय, बीजेपी के कैलाश कहां होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अनिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संदीप पौराणिक जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तीनों पत्रकार मेहमानों का बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा राष्ट्रीय स्तर की है तो वही समझना पड़ेगा। खोजने की कोशिश करते कि आखिर कैलाश जी की भूमिका अब क्या रहेगी। मध्य प्रदेश आएंगे क्या वापस, या और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या राज्यसभा से पहुंचेंगे, क्या खंडवा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कई तरह की चर्चाएं। जी अनिल श्रीवास्तव साहब, चुनाव के परिणाम आ गए और परिणाम को 2 तरह से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सरकार के नजदीक नहीं पहुंची। पर वहां कांग्रेस का सफाया हो गया, मोर्चा का सफाया हो गया, सब मिलकर सरकार तो बनवा दी है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, लेकिन बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं सभी को जाता, पूरी बीजेपी को, लेकिन जो कप्तानी निभाता है उसको तो श्रेय जाता ही है। अब भले लोग कुछ भी कहें। क्या कहेंगे आप, कैलाश जी की भूमिका कहां नजर आती है? नहीं, देखिए, कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी हैं। वो उन्होंने जिस ढंग से, वो आज से भी, वो तो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं और उनने निश्चित ही बहुत अधिक मेहनत करी है। और परिणाम भी सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की उंगलियों में गिनने लायक सीट थी,
आज कहां से कहां पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, और मुख्य विपक्ष की भूमिका में लेकर आ गए। भले ही सत्ता ना मिली हो, लेकिन मुख्य विपक्ष में अगर पार्टी आती है तो अपने आप में ये भी कोई कम चमत्कार नहीं है मनोज जी, ये बड़ा अचीवमेंट है। आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि आज तक न भूत हो न भविष्य, तो इस तरीके से पूरी ताकत जोड़ करके और घेराबंदी करके इन्होंने लड़ा है। लाइन से तमाम कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, विधायक, एमपी, सांसद, स्वयं प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से घेर के, और उसका सुखद परिणाम ये आया कि भले ही सत्ता न मिली हो, लेकिन पार्टी आज मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। और निश्चित ही सरकार पर विपक्ष अंकुश तो लगाता है उसकी गलत नीतियों पे, और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वहां आगजनी का माहौल है, भाजपाइयों को पकड़ के मारा जा रहा है, कार्यालय जलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये तो कतई उचित नहीं है। कोई भी इसको सही करार नहीं देगा, इस पर देर लगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी वहां पहुंच रहे हैं और वो इसका विरोध करेंगे, तो निश्चित ही उनका हक बनता है, तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। और वैसे भी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अनिल श्रीवास्तव साहब, लेकिन मैं आपसे, जैसा हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, यानी ये माना जाए बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव जीत जाए उस दिन से भी तैयारी शुरू हो जाती है, जिस दिन से हार जाए उस दिन से भी तैयारी शुरू हो जाती है। आप देखिए परिणाम आए अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, और नड्डा का ये कहना कि हम वहां पहुंच रहे हैं, देश भर में विरोध करेंगे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगली चुनाव की तैयारी में फिर लग गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। कायदे से देखा जाए डैमेज कंट्रोल भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसको आने वाला लोकसभा चुनाव भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में धुआंधार बल्लेबाजी करी थी, और वैसे भी मोदी जी लोकसभा चुनाव को ज्यादा महत्व देते हैं बनस्पत विधानसभा चुनाव को मनोज जी, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी अभी से कर रही है, और इसीलिए नड्डा जी वहां जा रहे हैं। और वैसे भी अब तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, और ये देश भर में जिस तरीके से इसका विरोध करेंगे, तो वो प्रेशर बनाएंगे वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आक्रामक रुख अपनाए और टीएमसी को रोके। जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, संदीप पौराणिक जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है। जी प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन चूंकि आप इंदौर से भी आते हैं, कैलाश जी को बड़े नजदीक से आपने देखा है, आपकी चर्चाएं भी हो रही होंगी, और उनका जो बयान है कि मैं और हमारी पार्टी एक विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाएगी, तो क्या कैलाश जी की वापसी राज्य में होगी, या फिर कैलाश जी एक अलग भूमिका में नजर आएंगे? और लोग भले कहें, लेकिन हमें तो लगता है कि उनका कद बढ़ेगा ही। जी हाँ मनोज जी, ये सभी राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि कैलाश जी का कद बढ़ेगा। या तो वे राज्यसभा में जाएंगे, हो सकता है कि वे पश्चिम बंगाल से ही राज्यसभा में भेजे जाएं ताकि आगे लोकसभा चुनाव तक की तैयारियां करें। ये भी संभव है कि उन्हें लोकसभा में भेजा जाए मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर सीट से। लेकिन एक बात तय है, जो हर कोई कह रहा है कि बीजेपी ने बंगाल में जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, 25 गुना से अधिक सीटें करना, 3 की 75 प्लस 76, 77 सीटें करना कोई मजाक बात नहीं है। आप जानते हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीतना भी कोई मजाक बात नहीं होती, बहुत गंभीर बात है। इस सारी विजय के पीछे बीजेपी के सभी नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, नड्डा जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, सभी हैं, लेकिन ये सब ऑर्नामेंटल हैं मनोज जी। ये सब शो पीस की तरह रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने जमीन खोदी, पूरी बुनियाद बनाई, बीजेपी के लिए नींव रखी, वो काम कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया। बाद में भूमि पूजन के लिए भले बड़े नेता वहां पहुंच गए हों, लेकिन कैलाश जी की भूमिका वहां बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है। दूसरी बात यह है कि जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी को मिली, तो वो 18 सीटें मिलना, 2 सीटों से 18 सीटों तक पहुंचने के सफर में भी कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 121 सीटों पर बीजेपी, विधानसभा की 121 सीटों के क्षेत्र में बीजेपी आगे थी। उसी हिसाब से अंदाज था कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लाएगी और सरकार बना सकती है।
लेकिन अब जितनी सीटें मिली इसके बावजूद ये बात कहनी पड़ेगी कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कोई बहुत कम नहीं हुआ है। 40% वोट था जब 18 सीटें लोकसभा में आई थी, 121 सीटों पर बढ़त थी। अब 77 सीटों पर बीजेपी की जीत है, लेकिन वोटों का प्रतिशत अभी भी 38% है। जी जी। जबकि बीजेपी से 2.5 गुना सीटों, लगभग 2.5 गुना सीटों वाली टीएमसी का वोटों का प्रतिशत 45% है, केवल 5% बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि वोटों का अंतर कम है और वोटों के ध्रुवीकरण, ये सारी चीजें रही होंगी। तो अगले चुनाव में बीजेपी की उपलब्धियों को याद रखना चाहिए और जो तैयारी है अभी बीजेपी की, आप इसे तैयारी के रूप में देख सकते हैं। संगठन की गतिविधि भी कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पर कहीं हमला होता है तो पूरा संगठन साथ में होता है। देखिए, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, वहां कहीं ऐसी हिंसात्मक घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि पश्चिम बंगाल में होती। तो ये बड़ी चुनौती वाली बात है। आप मान सकते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंसा को, चुनावी हिंसा को बहुत महत्व नहीं देती। तो कैलाश जी के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है और निश्चित ही उन्हें कोई अच्छी जवाबदारी मिलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और वो जवाबदारी इस लोकसभा या राज्यसभा से बढ़कर, उससे हटकर कुछ और भी हो सकती है। फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी, संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत अब 2 दिन हो चुके हैं और चुनाव के परिणाम आए हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी अब चूंकि मध्य प्रदेश से सीधा संबंध है कैलाश विजयवर्गीय जी का, मध्य प्रदेश के तमाम नेता वहां पहुंचे थे। लोग जो भी समझ, राजनीति के अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी की भूमिका को आप कहां देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, ये बात सही है जैसा प्रकाश जी ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि 3 से 77 पर ले जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति में इतनी बड़ी जंप ही किसी जीत से कम नहीं मानी जाती। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन चुका है और इस सफलता में कहीं ना कहीं अगर आकलन किया जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका है। एक राज्य से जाकर, और वह भी राज्य जो हिंदी भाषी है, उस राज्य का पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल नहीं है। वहां जाके 5 साल 6 साल लगातार मेहनत करना, ठीक वही स्थिति है कि एक बंजर मैदान को आपने तैयार किया, सिंचाई की और उसमें पेड़ उगाने में भी सफल रहे। वो पेड़ की ग्रोथ जो है वो इस तरह की नहीं है कि आपको एकदम छायादार बना दे, लेकिन इस स्थिति में जरूर खड़ा हो गया है कि वो नजर आने लगा है। एक चीज, जहां तक कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पश्चिम बंगाल में और ज्यादा बढ़ेगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये राज्यों की जो राजनीति होती है, वहां के जो नेता हैं वो दूसरे का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वो मध्य प्रदेश में भी होगा, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर उसने पश्चिम बंगाल में वर्तमान दौर में पार्टी के तमाम लोगों को अकेला छोड़ दिया तो कोई भी उनके पास ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो केंद्र का वहां डिप्यूट हुआ हो। तो केंद्र ये चाहेगा कि उनका एक ऐसा प्रतिनिधि रहे जो हालात पर नजर रखे, वहां के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखे, साथ ही जो दल बदल करके लोग आए हैं या जिनने तृणमूल का साथ छोड़ा है और बीजेपी में आए हैं, उन्हें ये ना लगे कि जिसके जरिए वो पार्टी में आए तो वही प्रदेश छोड़ के चला गया। तो पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी, जो प्रकाश जी ने कहा, इस बात से मैं सहमत भी हूं कि राज्यसभा में अगर भेजा जा सकता है तो पश्चिम बंगाल से भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी उनकी फिलहाल जरूरत नहीं है बीजेपी को। और बिल्कुल सही बात। और राष्ट्रीय स्तर का नेता प्रदेश की राजनीति में क्यों लौटेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय का कद तो बढ़ेगा ही राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन वो पश्चिम बंगाल से बाहर भी नहीं निकलेंगे, मेरा ये आकलन है। क्योंकि पार्टी को अब वहां संघर्ष ज्यादा करना है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसमें आपको लड़ने वाला आदमी भी तो चाहिए। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी और ताकत से और ज्यादा समय पश्चिम बंगाल में देने को आने वाले समय में, ये मेरा अपना अनुमान है। बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए आज हम इसको समझ रहे हैं, आप सभी लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की रुचि भी होगी कि कैलाश जी का क्या। कई दिनों से, 3 दिन से चर्चाएं कई तरह की चलती रहती है, लेकिन समझ रहे हैं आप लोग के माध्यम। जी,
अनिल श्रीवास्तव साहब, आप भी वही कह रहे थे और वही अमूमन हम देखें तो सबका यही कहना है कि निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा और कद बढ़ने के साथ हो सकता है कि राज्यसभा से वहां नजर भी आए। जैसा जिक्र ये भी है कि किसी तरह सांसद बन जाए मध्य प्रदेश से और फिर क्योंकि एक सीट खाली है, चुनाव होना है अभी खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का, और वहां देखा भी गया उनको सक्रिय, पिछली बार भी हमने सक्रिय देखा था। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए मनोज जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये पहली बात तो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, मध्य प्रदेश में आएंगे नहीं, क्योंकि ये इन्हें भी मालूम है और आम जनता भी, आम मतलब लोग भी, राजनीतिक के क्षेत्रों से जुड़े लोग भी जानते हैं, यहाँ भाजपा के ही लोग उन्हें हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इनका कद और इतना आगे बढ़े, इसलिए यहाँ पे आकर वो रिस्क नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल से ही राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, पार्टी इनको चुन करके और वहां पे स्थापित करेगी, और अधिक मेहनत करने के लिए, लोगों को संरक्षण देने के लिए, और बाहर से अन्य दलों से और विशेषकर टीएमसी से आए लोगों को जोड़े रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो उपचुनाव होना वाला है खंडवा से, वहां से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रदेश की राजनीति में भी वापस नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, और जिसने जमीन तैयार की है, अब पार्टी भी चाहेगी, कोई मुखिया चाहेगा कि जिसने जमीन तैयार की वो बेहतर समझता है कि कहाँ कौन सा पेड़ उगाना है। नहीं, निश्चित मध्य प्रदेश अब उनके लिए रिस्की है। जिस आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची मनोज जी, जो कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने में थी। आज तो यहाँ पर सब जैसे यहाँ तो परमाणु विस्फोट होते हैं और कल में प्रभात झा जी ने बोला है कि यहाँ आदमी निपट जाता है, सब पता लगता है कि कहाँ परमाणु विस्फोट हुआ है। तो यहाँ पर उनके लिए रिस्क है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तो पश्चिम बंगाल से ही राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, ये पक्का माना जा रहा है। जी जी, प्रकाश जी, आप वही कह रहे थे, और क्या आपकी इस बीच उनसे बात भी हुई होगी, शायद होती रहती है आपकी चर्चा, तो उनका क्या मन है इस समय, क्या कहते हैं? क्योंकि बयान तो ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे और बहुत ही एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि वो वहां से, अब वहां की चाहे जमीन की बात करें, वहां के कार्यकर्ताओं से जितना नजदीक कैलाश विजयवर्गीय होंगे उतने ज्यादा कोई हो भी नहीं सकता। मनोज जी, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी के इशारे पर कार्य करता हूं, पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा, और मैंने बहुत लंबे समय से मैंने कार्य किया है, कुछ दिन में थोड़ा आराम भी करना चाहता हूं, अगर पार्टी मुझे अनुमति देगी तो मैं कुछ दिन आराम करना चाहूंगा, अपने घर परिवार की तरफ भी देखना चाहूंगा, ये उन्होंने राय व्यक्त की थी। ये बात है कि जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने आगे बढ़कर ममता बनर्जी को बधाई दी, ये उन्हें वादा किया उनसे कि हम विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभाएंगे और जहां जरूरत होगी सरकार की मदद करेंगे, और साथ में चेतावनी भी दी थी कि अगर हिंसक वारदातें हुई तो उन्हें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधि चुनाव परिणाम पूरी तरह से आने के बाद ही शुरू कर दी। उन्होंने बता दिया कि बीजेपी क्या चाहती है। अब बीजेपी जो कर रही है, वो अपने संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिश में काम कर रही है, जो लोग टीएमसी से आए हैं, अन्यत्र इलाकों से आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे साथी ने कहा कि जिस जगह बंजर जमीन हो वहां पर खेती करना ज्यादा कठिन। एक बहुत मौजूद बात यह है जो कैलाश जी ने भी कही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग कभी क्षेत्रीय नहीं होते, क्षेत्रीय भावना उनमें नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र या बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में बहुत ज्यादा क्षेत्रीयता की भावना है। तो हिंदी भाषियों को वो थोड़ा बाहरी मानते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वेंकैया नायडू आएंगे या नितिन गडकरी भी आएंगे, सब उन्हें अपना ही मानते हैं। लेकिन वहाँ गैर बांग्ला को, जिसके आगे मुखर्जी चटर्जी न लगा हो, वो थोड़ा अटपटा लगता है उन्हें कि ये हमारे वर्ग के बीच के लोग नहीं है। और ममता बनर्जी ने इसी कार्ड को खेला। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए तो उन्होंने उनको यही कहा कि ये सब बाहरी तत्व ये बताने की कोशिश की और बांग्ला अस्मिता की बात की। लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, अपने संगठन पर ध्यान दे रही है, अगर 10 साल में बीजेपी 0 से 38% वोट तक पहुंच सकती, मतलब 0 सीट से 38% वोट ला सकती है, इतनी सीटें ला सकती है, 0 सीट से 77 सीटें ला सकती है, तो कह सकते हैं कि अगले 5 साल में बीजेपी और भी तगड़ा संगठन वहां खड़ा कर सकती है, जैसे असम में हुआ था। आज से 10-15 साल पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि असम जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो संभव है बीजेपी इस तरह के चमत्कार कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी
संदीप पौराणिक जी, यदि पूरे हम चुनाव परिणामों को देखें, बात कैलाश जी की भी चल रही है, लेकिन परिणामों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने में तो सफल हो गई है कि अब देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। वो कहती रही थी, लेकिन अब हर राष्ट्र में उनका हर राज्य में कुछ ना कुछ उनका अंश दिखाई। ये जरूर है कि केरला में स्थितियां ठीक नहीं रही और अंततः लेकिन प्रवेश करने में तो कामयाब रहे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने अपने दम पर ना कहे, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके साथ उन्होंने अपना प्रवेश तो कर ही गए। पर बार बार जिक्र आता है कैलाश विजयवर्गीय पर, जिनका हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि अब कैलाश जी वहां की हर चीज को समझ चुके हैं, पश्चिम बंगाल को, वहां के कार्यकर्ता को, उनके साथ उनके ऊपर भी कई दफा हमने देखे हमले हुए हैं, उनके ऊपर अपहरण जैसा मुकदमा भी दर्ज हुआ, बावजूद इसके वो टिके रहे। तो अब बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे वो कि जो मेहनत की है उसका लाभ आगे चलकर पार्टी को ना मिले। देखिए मनोज जी, जितना मैं जानता हूं कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति करने के तरीके को, एक वो बेहतर दोस्त साबित होते हैं राजनेताओं के, कार्यकर्ताओं के। लोगों से मिलना जुलना उनका एक बड़ी सफलता का राज है। यही उन्होंने बंगाल में किया। बंगाल में जो प्रकाश जी ने जैसी बात कही कि गैर बांग्ला को वहां दूर से देखा जाता है, लोग दूर रखते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने अपने स्वभाव के कारण, अपने राजनीतिक कौशल के कारण वहां के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, भले वो गैर बांग्ला है। तो ये जो नतीजे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिसको आपने प्रभारी बना के भेजा, जिसने वहां 5-6 साल काम किया, वहां उसने आपकी जमीन को मजबूत करने का काम किया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके पास जब कार्यकर्ताओं की फौज होती है तभी वो चुनाव जिता सकता है। जब उनका मुखिया या यूं कहे जो उस समय लीड करता है, उसके प्रति कार्यकर्ता और नेताओं में भरोसा होता है तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ ही ऐसा हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता वहां पहुंचा और उसने लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की। अब हम बहुत दूर बैठे हैं बंगाल से हम लोग, इसलिए हम उनकी कार्यशैली के आधार पर यह आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो तृणमूल से बीजेपी में आए होंगे उन्हें भरोसा ज्यादा दिलाया होगा। लोगों को लगा होगा कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो हमारी बात सुन रहा है और हमारे लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर कड़ी बन रहे होंगे बंगाल में। और मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय का दखल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा और वहां से उन्हें पार्टी एक नया चेहरा स्थापित करने की कोशिश करेगी। संभावना है कि राज्यसभा में भेज सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो आने वाला समय आप ये मान के चलिए कि कैलाश विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश में कम, पश्चिम बंगाल में सक्रियता ज्यादा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी को यह साबित कर रहा है कि वो सशक्त विपक्ष है। ये माना जाता है कि बीजेपी सत्ता में जितना अच्छा काम नहीं करती है, उससे ज्यादा बेहतर तरीका या उसका कार्यशैली है विपक्षी के तौर पर होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय, अच्छा, ये भी क्या एक बड़ी चुनौती होगी संदीप जी इस समय कि जो लोग भी जीत कर आए, हमने देखा कि नंदीग्राम से शुभेंदु जीत गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन पर भी हमला हो गया। अब ऐसे लोगों को संभालना बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी एक टेढ़ी खीर भी है, जिम्मेदारी भी, क्योंकि जो वहां का मिजाज रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी अपनी सरकार चलाती रही है, तो हमले तो जारी रहेंगे हमें लगता है। और इसीलिए नड्डा भी कह रहे हैं कि हम मैदान में उतरने की तैयारी में। मैं वही कह रहा हूं ना, विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाती है बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय सामंजस्य के साथ एक आक्रामक नेता भी है। तो वहां उनकी पश्चिम बंगाल में जरूरत है। जब कोई आपको लीड करने वाला या आपके नेतृत्व करने वाला आदमी आक्रामक होगा तो कार्यकर्ता स्वाभाविक है उसमें भरोसा पैदा होगा। इसलिए बीजेपी संगठन के तौर पर सक्रिय होगी। और नड्डा जी ने जो बात कही है कि इसका विरोध किया जाएगा, ये शुरुआत है। आप ये मान के चलिए कि बंगाल में आपको बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से दो हाथ करती नजर आएगी, चाहे सदन हो या सदन से बाहर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन यही समझने का हमारा प्रयास था, क्योंकि जब परिणाम सामने होते हैं तो लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं होती है, लोग अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल जरूर है कि जो भी वहां मेहनत करता है उसको उसका प्रतिशत मिलता है, देर सवेर, लेकिन कड़ी मेहनत करना होता है। और कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में यही किया है, लगातार 6.5 साल वहां पर रहे और कहां 3 सीटें, उससे पहले 0, फिर 3 और आज 77 और लोकसभा में 18 सीटें। अब फिर आने वाले 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव की तरफ भी हम होंगे, 2.5 साल बाद, तो फिर
जिम्मेदारी यही हो जाएगी कि लोकसभा में जो 18 सीटें आई थी उनकी वापसी हो जाए, क्योंकि यदि अभी विधानसभा के हिसाब से देखें तो कुछ सीटें कम हो सकती है, पर सक्रियता विपक्ष के रूप में नजर आएगी तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो साफ नजर आता है कि कैलाश जी वहां सक्रिय बने रहेंगे, और जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, और वो पीछे वैसे भी डरने वाले व्यक्ति तो है नहीं, उनके अंदर धैर्य भी है, कार्यकर्ता को साधने का एक तरीका भी है, और पार्टी के लिए क्या करना, क्योंकि जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, वो जो कहेगी वही मैं करूंगा, मैं तो एक सच्चा सिपाही की भांति काम करता रहता हूं। लेकिन बीजेपी की कैलाश, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।